वैक्सीन को लेकर दुनिया भर के देशों में रेस जारी है, जिसके नतीजे आने की भी शुरुआत हो गई है और इसी रेस में भारत भी किसी से भी पीछे नहीं है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। सर, स्वागत है आपका गुजरात तक में। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि क्या आने वाला साल 2021 भारत के लिए वैक्सीन की सौगात लेकर आ रहा है? भारत के लिए 2021 वाकई में हैप्पी न्यू ईयर साबित होगा? बिल्कुल, अगर हम देखें तो हमारे देश में खुद ही जो हमारे देश में वैक्सीन बन रही हैं, चाहे वो सीरम इंस्टीट्यूट की हो या भारत बायोटेक की हो, वो फेज 3 के फेज में है और वो उसका भी अंतिम चरण है। तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम ये उम्मीद करते हैं कि साल के एंड तक या अगले साल की शुरुआत तक ये वैक्सीन जो है ये रेगुलेटर्स के पास पूरा अपना डेटा इंडस्ट्री वाले दे पाएंगे, जिससे इनको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिल सकता है। और फिर उसके बाद जो नया दौर है कि ये सब लोगों को हम वैक्सीन कैसे लगाएं, प्रायोरिटाइज कैसे करें, सारे देश में वैक्सीन को हम कैसे बांटें, वो शुरू होगा, जो अगले साल के पहले कुछ महीनों में किया जाएगा। डॉक्टर गुलेरिया, हमारी स्वदेशी वैक्सीन है जो भारत में ही बन रही है, तो क्या ये स्वदेशी वैक्सीन भारतीयों को ज्यादा सूट करेगी? बिल्कुल, अगर हम देखें तो ये ग्लोबली माना गया है कि जो वैक्सीन इंडिया में बन रही है, चाहे वो एस्ट्राजेनेका की हो, जो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है, या भारत बायोटेक की हो, ये जो है ये भारत जैसे देश के लिए बिल्कुल आइडियल है, क्योंकि इसको जो वैक्सीन स्टोरेज या कोल्ड चेन मेंटेन करने की जो जरूरत है वो ऑलरेडी हमारे यहाँ है, 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें ये समझना होगा कि भारत जो है उसका एक बहुत अच्छा वैक्सीनेशन प्रोग्राम है हमारे देश में, बच्चों के वैक्सीनेशन का। चाहे हम इंद्रधनुष की बात करें, चाहे पल्स पोलियो की बात करें, हमारा ऑलरेडी एक बहुत अच्छा नेटवर्क है वैक्सीनेशन का पूरे देश में। लेकिन अब उसको हमें एकदम हाई लेवल पे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि अब जो संख्या है जिन लोगों को वैक्सीनेट करनी है, अडल्ट्स की, बच्चों की संख्या कम है, वो हमें एकदम उसके लिए कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन वो जो चेन है वो ऑलरेडी वहां पे एग्जिस्ट कर रही है। सिर्फ उसी की कैपेसिटी अगर हम बढ़ाएं और हम एक मैकेनिज्म बनाएं कि इतने सारे लोगों को हम साथ साथ कैसे पूरे देश में वैक्सीनेट कर सकते हैं, तो ये काम मुश्किल नहीं है, ये हो सकता है। जी, पर ये कोरोना की वैक्सीन, जैसे कि हमने फाइजर की बात की, तो कोल्ड चेन की भी बात सामने आ रही है कि तापमान एक होना चाहिए। तो क्या जो स्वदेशी वैक्सीन है, जो भारत में ही वैक्सीन बन रही है, तो उनके लिए तापमान किस प्रकार का होगा, या फिर स्टोरेज में जो है वो किस हिसाब से टेम्परेचर को मेंटेन किया जाएगा? जो भारत में वैक्सीन बन रही है, भारत बायोटेक की और जो सीरम इंस्टीट्यूट की है, वो आम फ्रिज में 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड का उनका रख सकते हैं, और उसमें वो वैक्सीन जो है वो सेफ है और कोल्ड चेन मेंटेन हो सकती है। और जो वैक्सीन है, कुछ वैक्सीन है जो -20 जिसके स्टोरेज चाहिए, वो भी हमारे यहाँ फैसिलिटीज हैं। लेकिन जो फाइजर की वैक्सीन है वो -70 डिग्री उसका स्टोरेज है। उसके लिए जो है कैपेसिटी जो है वो बढ़ाना बहुत मुश्किल है। और अगर हम देखें कि अगर हमें छोटे शहरों में, गांव में वैक्सीन लगानी है, तो वो कोल्ड चेन -70 की मेंटेन करना मुश्किल होगा। लेकिन जो भारत में वैक्सीन बन रही है, और ये तो मैं कहूंगा कि भारत के लिए नहीं, सारे डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए ये जो वैक्सीन भारत में बन रही है, ये एक बहुत उनके लिए बहुत कामयाब रहेगी, क्योंकि सारे देशों में ये कैपेसिटी ऑफ -70 नहीं है। और हमारे जो वैक्सीन बन रही है वो हर और देशों में, हमारे पड़ोसी देशों में और जगह भी काफी कामयाब हो सकती है। डॉक्टर गुलेरिया, इतनी जल्दी ये वैक्सीन आ रही है, ऐसी कई वैक्सीन अभी भी हैं जो उत्पन्न नहीं हुई हैं, दशकों बीत गए हैं, अभी उसके लिए प्रयास जारी है, लेकिन ये 1 साल के अंदर ही कोरोना की वैक्सीन तैयार हो गई है। ऐसे में कई आशंकाएं भी उत्पन्न हो रही हैं। लोगों का ये कहना है कि यदि ये वैक्सीन इतने जल्दी आ रही है तो शायद ये इतनी इफेक्टिव नहीं होगी, या तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। ऐसी भी बातें सामने आ रही है। तो क्या स्वदेशी वैक्सीन ये सारी बातों को दरकिनार कर देगी? बिल्कुल, इसमें 2-3 चीजें समझना बहुत जरूरी है। पहली चीज ये है कि जो वैक्सीन है, कोविड को 1 साल ही हुआ है, लेकिन जो कोविड को वैक्सीन बनाने का जो प्लेटफॉर्म था वो कई सालों से चल रहा है। चाहे हम मर्स कोरोना वायरस, जो एक और वायरस है मिडिल ईस्ट में, या पहले जो सार्स हुआ था कोविड-1, उसके रिसर्च के बेसिस पे कई नए वैक्सीन प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी रिसर्च चल रही थी। और जब ये पैंडेमिक हुआ तो ऑलरेडी हमारे पास एक बेस था जिसपे हम वैक्सीन, जो नए प्लेटफॉर्म है, उन पे ट्राई कर सकते थे।
तो इसलिए ये जो टाइम था ये कम हो गया। दूसरी चीज ये हुई कि सारी दुनिया में एक कोलैबोरेशन शुरू हुआ कि हम सब लोगों की एक दूसरे की मदद की, जिससे हम एकदम आगे बढ़ पाए। और हमने ये डिसाइड किया कि रादर देन कि हम सीक्वेंस में चले, हम साथ साथ सारे काम शुरू किए, चाहे फेज 1 ट्रायल हो, फेज 2 ट्रायल हो, फेज 3 ट्रायल हो, या फिर प्रोडक्शन की बात हो, वो साथ साथ काम हमने शुरू किया। उसमें कुछ ये रिस्क था कि अगर वैक्सीन कामयाब नहीं होगी तो काफी फाइनेंशियल लॉस हो सकता था, लेकिन वो रिस्क लेके ये जो काम जो है, जो सीक्वेंस में होता है कि पहले आप फेज 1 ट्रायल करते हो, उसका डेटा देखते हो, उसके बाद फेज 2 ट्रायल करते हो, उसका डेटा देखते हो, फिर फेज 3 ट्रायल करते हो, इसके ये सीक्वेंस की जगह सारी चीजें साथ साथ की गई, रिस्क लिया गया, और वो उससे हमें टाइम जो है वो हमारा कम हो गया। लेकिन दो चीजें बहुत जरूरी हैं, एक सेफ्टी और एक एफिकेसी, और इन दोनों चीजों में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है। और ये बहुत जरूरी है कि इस दोनों चीजों में कॉम्प्रोमाइज ना हो, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जब हम पूरे देश को वैक्सीन लगाएं तो वो सेफ होनी चाहिए। ये हमें नहीं होना, आशंका नहीं होनी चाहिए कि वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट हो या वैक्सीन से ही कोई प्रॉब्लम हो। और दूसरा, उसका असर होना चाहिए, एफिकेसी होनी चाहिए कि वो मोर्टेलिटी घटाए, लोगों की डेथ रेट कम करें, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, हाई रिस्क ग्रुप हैं, उनमें जो डेथ्स हैं वो ना हो, और जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है उसको हम रोकें। तो जिन लोगों को इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनको हम वैक्सीनेट करें, जिससे ये दोनों चीजें हो कि एक तो केसेस कम हो क्योंकि वो चेन ऑफ ट्रांसमिशन टूटेगा, और दूसरा मोर्टेलिटी कम हो, डेथ्स कम हो, क्योंकि जो हाई रिस्क ग्रुप है उनको हम वैक्सीनेट कर पाएंगे। जी डॉक्टर, पहले ऐसा लगा था कि कोरोना की वैक्सीन आ रही है तो वो सभी को लगेगी, सारे भारतीयों को लगेगी, लेकिन अब ऐसी भी बातें सामने आ रही हैं, 30 से 35 करोड़ की संख्या ही बताई जा रही है कि इतने लोगों को ही वैक्सीन लगेगी। तो इसके पीछे की वजह क्या है, क्या हम कारण समझे? जैसे मैंने अभी कहा कि हमारे पीछे हम वैक्सीन लगाने के साथ साथ क्या चाहते हैं, हम दो चीजें चाहते हैं। एक ये चाहते हैं कि हमारी डेथ्स बिल्कुल कम हो जाए, जीरो ही हो जाए, कि कोई व्यक्ति कोविड के कारण ना मरे। तो इसलिए जो हाई रिस्क ग्रुप हैं, जिनमें सबसे ज्यादा मोर्टेलिटी है, बुजुर्ग लोग हैं, एल्डरली हैं, कोमॉर्बिडिटी वाले हैं, उनको हम वैक्सीनेट करें। दूसरा, हम ये चाहते हैं कि जो केसेस हैं वो एकदम कम हो, जिससे हमारी जो लाइफ है वो बैक टू नॉर्मल हो जाए। उसके लिए हमें ये करना है कि चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकना है। तो अगर हम एक सफिशिएंट मास को वैक्सीनेट कर पाए तो वो जो व्यक्ति, एक इन्फेक्टेड व्यक्ति और आगे इन्फेक्शन नहीं फैला पाएगा, क्योंकि उसके आसपास अगर सफिशिएंट लोग वैक्सीनेटेड हैं तो वैक्सीन की जो स्प्रेड है वो नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए ये जरूरी नहीं है कि हमें पूरे 100% लोगों को वैक्सीनेट करना है। अगर पॉपुलेशन जो है, एक सिग्निफिकेंट मास जो है, नंबर वैक्सीनेट हो जाए, जिससे स्प्रेड जो है बीमारी का वो रुक जाए, तो केसेस एकदम कम हो जाएंगे, हमारे केसेस भी कम होंगे और हमारी डेथ रेट भी कम होगी। लेकिन इस सारे जो अभियान है इसमें कुछ टाइम लगेगा, इसलिए आस्ता आस्ता कुछ महीनों में ये होगा, और आस्ता आस्ता जैसे जैसे वैक्सीन के डोजेस बढ़ेंगे तो हो सकता है कि इससे ज्यादा मात्रा में भी लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। जी डॉक्टर, तो क्या ये मानना सही होगा कि जिनको एक बार पहले कोविड हो चुका है उनको वैक्सीन नहीं लगेगी, या तो वो वैक्सीनेशन की रेस में पीछे होंगे? देखिए, ये बहुत मुश्किल है कि हम ये पता करें कि किनको कोविड हुआ है और किनको नहीं हुआ है, क्योंकि हम ये भी मानते हैं कि ऑलमोस्ट 30 से 40% ऐसे लोग हैं जिनको कोविड हुआ है और उनको पता भी नहीं चला, वो एसिम्टोमेटिक रहे और वो ठीक हो गए। और जब हम सीरो सर्वेलेंस करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उनमें एंटीबॉडीज आ गई हैं, तो हम ये कहते हैं कि आपको कोरोना कभी हुआ था और अब आप ठीक हो गए हैं। इन लोगों को आइडेंटिफाई करने में जो मेहनत लगेगी, उसका जो हमारे पास टाइम वेस्ट होगा, उसका कोई फायदा नहीं है। इसका ये मतलब हो कि हम सारे लोगों को पहले टेस्ट करें कि आप में एंटीबॉडीज हैं, और फिर उसकी रिपोर्ट के बाद डिसाइड करें कि आपको वैक्सीन लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि ये जो एक्सरसाइज है, इससे टाइम भी वेस्ट होगा, खर्चा भी ज्यादा आएगा, और इसीलिए हमें सब लोगों को वैक्सीनेट करना चाहिए, चाहे उनको कोविड हुआ है या नहीं हुआ है। उससे एक और फायदा भी है तो क्या कि हम ये कहते हैं कि हमें ये पता नहीं कि इम्यूनिटी कितनी देर रहेगी, और जिसको मान लो मई में कोविड हुआ था, अब उसकी इम्यून रिस्पॉन्स कितना है। तो हो सकता है कि अगर हम उनको वैक्सीन दें तो एक उसका बूस्टर इफेक्ट हो जाए, तो उसकी इम्यूनिटी फिर से बढ़ जाए और उसको काफी हद तक उससे राहत मिल जाए। इसलिए सब लोगों को वैक्सीनेट करना चाहिए, वो प्रैक्टिकल भी है और उसमें काफी हद तक लॉन्ग टर्म फायदा भी रहेगा।
जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुलेरिया, हमारे साथ ये गुड न्यूज़ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, गुजरात तक से बात करने के लिए। जैसे कि हमने बात की डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से, तो एक उम्मीद की किरण जगी है, एक आशा की किरण जगी है कि आने वाले साल में 2021 में भारत को बहुत ही जल्द वैक्सीन अवश्य मिल जाएगी। गुजरात की बाकी सारी खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए गुजरात तक। अभी बस इतना ही। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें और मास्क पहनना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।